Hello dear friend, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss third part of MCQ based previous year question paper for BSc first year students for organic chemistry. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर पे प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर था उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं, एक एक करके क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते रहेंगे। पार्ट 2 वीडियो में हम 29 नंबर के क्वेश्चन तक हम बात कर चुके हैं। अभी इस थर्ड पार्ट में हम 45 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लेंगे आगे जा करके, फिर हम 50 क्वेश्चंस तक आगे डिस्कस करेंगे। मे भी शायद कुछ क्वेश्चंस और रह जाएंगे तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल हम एक एक करके क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन देंगे। लास्ट वाले क्वेश्चन से हर पार्ट की तरह हम लास्ट वाले क्वेश्चन से एक्सप्लेन करने वाले हैं ताकि स्पेस मिलता रहेगा, हम इसे इरेज करते जाएंगे, ऊपर की क्वेश्चंस भी क्लियर दिखाई देंगे और हम उसे कर पाएंगे। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो या साथ में कॉपी पेन पकड़ लो और साथ में करते रहो। तो आओ सीखें। तो फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड बाय, फ्री रेडिकल्स किसको कहते हैं? अगर आपके पास कोई कोवेलेंट मॉलिक्यूल है ए और बी, तो उस ए और बी में जो शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बीचों बीच होते हैं। बॉन्ड के टूटने की प्रोसेस को फिजन ऑफ बॉन्ड कहते हैं। बॉन्ड इस तरीके से टूटे कि दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों एटम पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो एक फ्री रेडिकल प्लस बी फ्री रेडिकल, तो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो इस फिजन को कहते हैं होमोलिटिक फिजन। तो होमोलिटिक फिजन से फ्री रेडिकल्स बनते हैं। लेकिन अगर आपके पास बॉन्ड इस तरीके से टूटता कि शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन को कोई एक एटम लेके चला जाता, तो ए पर पॉजिटिव और बी पर निगेटिव, तो कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन होता। अगर कार्बन वाले पे पॉजिटिव आता तो कार्बोकैटायन, कार्बन वाले पे नेगेटिव आता तो कार्बेनायन कहते हैं। तो कार्बोकैटायन और कार्बेनायन या कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन होता है, तो ऐसे फिजन को हेटरोलिटिक कहते हैं। ये मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मे बी अगर हेटरोलिटिक से क्वेश्चन आता कैटायन एनायन से रिलेटेड तो हेटरोलिटिक फिजन होता। उसने बोला फ्री रेडिकल्स बनते हैं काई से? होमोलिटिक फिजन से इनका फॉर्मेशन होता है। तो पॉज करके स्क्रीनशॉट कर लेना। आंसर इज फ्री रेडिकल। उसने 4 ऑप्शंस दिए थे, मैंने ऑप्शंस भी नहीं लिखे, आप डायरेक्ट इसे ध्यान रख सकते हो। और कैटायन एनायन का फॉर्मेशन होता है तो हेटरोलिटिक फिजन होता है। 2 ब्रोमो ब्यूटेन रिएक्ट्स विद एल्कोहलिक KOH। पहले तो आपको बनाना आना चाहिए। सबसे पहले आप याद रखने के लिए याद रखना 1 2 3 4, 2 पे ब्रोमीन लगाए, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, बाकी कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, हाइड्रोजन से आप सेटिस्फाइड करा लेना, 2 ब्रोमो ब्यूटेन बन गया। इसकी रिएक्शन उसने एल्कोहलिक KOH से करने के कही है। वो एक्वस KOH से भी कह सकता था। अगर आप एक्वस KOH से कराते हैं तो एल्कोहल बनते हैं, K और Br बाहर निकल जाते हैं और यहाँ पे आपका OH ग्रुप आ जाता है। लेकिन अगर आप एल्कोहलिक KOH से करवाते हो तो यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, K और Br बाहर निकलता है, KBr बाहर, और इसके पड़ोस वाले से H निकालते हैं। पड़ोसी ये भी है और पड़ोसी ये भी है, तो जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते हैं, सेडजेफ रूल कहता है कि हाइड्रोजन उस साइड से एलिमिनेट करते हैं जहाँ हाइड्रोजन कम होते हैं। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ से बाहर निकलेगा और जब ये H2O बाहर करेगा तो CH3 CH CH और Br, इस पोजीशन से सेकंड वाली पोजीशन से Br गया तो इसकी एक वैलेंसी खुल गई, पड़ोस वाले से H गया तो इसकी एक वैलेंसी खुल गई। डबल बॉन्ड से कंप्लीट कर लेंगे। करेक्ट आंसर इज ब्यूटूइन। 4 ऑप्शंस थे, 4 ऑप्शंस में से जो एक ब्यूटूइन वाला या 2 ब्यूटीन या ब्यूटीन 2 भी कह सकता है, जिस भी ढंग से कहा होगा उस तरीके से आंसर ब्यूटूइन हो जाएगा। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। 44 नंबर के क्वेश्चन पे बात कर चुके हैं। नेक्स्ट 43, इथाइल क्लोराइड ऑन रिएक्शन विद जिंक कॉपर कपल एंड एल्कोहल गिव। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है बट ये रिएक्शन दिखाई नहीं देती जब हम क्वेश्चंस करते हैं। स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, ज़रूर ध्यान से देख लें। तो जब कभी भी आपके पास एल्कोहल, जनरली मैं दिखा रहा हूँ, एल्कोहल को RH से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जब कभी भी जिंक कॉपर के साथ, जिंक कॉपर के कपल के साथ एल्कोहल की रिएक्शन कराई जाती है, तो ये आपका 2 हाइड्रोजन, यहाँ से इसके 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करके आपका 2H नेसेंट हाइड्रोजन बाहर निकालता है या H2 हाइड्रोजन बाहर निकालता है। बाकी आपका जिंक कॉपर और ये जो एल्कोहल वाला पोर्शन है वो आपका अलग रहता है। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि ये 2 हाइड्रोजन रिलीज़ करता है। अब उसने कहा कि इथाइल क्लोराइड है वो रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, तो इथाइल क्लोराइड क्या होगा आपका? C2H5Cl। इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन आप हाइड्रोजन से करवा रहे हो, तो यहाँ से आपका एक H और एक Cl, HCl बाहर हो जाएगा और एक H इसको मिल जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा C2H6। चाहो तो आप इसे ऐसे लिख दो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो काई का फॉर्मेशन हुआ? इथेन का। तो एल्केन का फॉर्मेशन होता है, इस बात को आप याद रखोगे।
फिर से पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, 43 नंबर का क्वेश्चन भी हो गया। इस रिएक्शन को भी याद रखना, स्पेशल टाइप की रिएक्शन है। तो एल्केन का फॉर्मेशन होता है जब ऐसे जिंक कॉपर कपल के साथ रिएक्शन कराई जाती है। 42 विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटा डायरेक्टिंग। तो ऑर्थो पैरा ऑर्थो दो टाइप के ग्रुप होते हैं। बेंजीन रिंग पर कोई भी ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन नहीं होती है, सारी पोजीशंस एक जैसी हैं। जब तक एक बार इस पर रिएक्शन ना हो जाए और कोई ग्रुप ना आ जाए तो इसके पड़ोस वाली ऑर्थो या अपोजिट वाली पैरा और जो पोजीशंस है वो मेटा पोजीशंस होती हैं। अगर पहली बार रिएक्शन करने पर ग्रुप इस पोजीशन पे जुड़ा होता तो पड़ोस वाली ऑर्थो, अपोजिट वाली पैरा और ये मेटा, और अगर वो यहाँ जुड़ा होता तो आपके लिए ये ऑर्थो हो जाते, अपोजिट पैरा और ये मेटा। इस तरीके से ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशंस को डिसाइड किया जाता है। तो ये जो डायरेक्टिंग ग्रुप है इनको डायरेक्टिंग ग्रुप कहते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, ऑर्थो पैरा ऑर्थो और मेटा डायरेक्टिंग, इसको कहते हैं डायरेक्टिंग ग्रुप। दो टाइप के हैं, ऑर्थो पैरा ऑर्थो और मेटा डायरेक्टिंग। याद रखने के लिए आप याद रखना, जिनके फंक्शनल ग्रुप में सिंगल बॉन्ड होते हैं या जिनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं या एल्काइल ग्रुप होते हैं वो ऑर्थो पैरा ऑर्थो होते हैं। और जिनमें भी मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, वो वाले क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग। तो हेलोजन सिंगल बॉन्ड वाला होता है, लोन पेयर भी होते हैं। CH3 भी सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं। ब्रोमीन भी कुछ ऐसी ही कहानी है, ब्रोमीन के साथ भी सिंगल बॉन्डेड वाले हैं। लेकिन अगर NO2 का स्ट्रक्चर देखें तो NO2 आपका कुछ इस तरीके का होता है, और क्योंकि ये डबल बॉन्ड कंटेनिंग होता है तो ये मेटा डायरेक्टिंग होता है। कई बार ये क्वेश्चन एमाइड के लिए भी पूछा जाता है। तो एमाइड के पास डिपेंड करता है कि एमाइड जनरली ऐसे होता है NHCONH2। वैसे तो इसमें भी मल्टीपल बॉन्ड है, लेकिन एमाइड वाला फंक्शनल ग्रुप CONH2 वाला ग्रुप यहाँ पे लोन पेयर वाला कनेक्ट होता है और ये रेजोनेंस वगैरह शो करता है, तो ये वाला ऑर्थो पैरा ऑर्थो हो जाता है एमाइड वाला। अदरवाइज बाकी जितने भी मल्टीपल बॉन्डेड सिस्टम होते हैं वो आपके मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो इस बात को आप डायरेक्ट याद रखोगे। करेक्ट आंसर इज़ NO2। वो आपको मैं बता चुका हूँ, एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ। और बाकी इस टाइप का क्वेश्चन हर टाइप का इससे लग जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें और आगे बढ़ें। तो आओ सीखें। अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन शुड बी। हकल ने कहा था कि हकल रूल के अकॉर्डिंग वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को सेटिस्फाइड करना चाहिए। पाई के इलेक्ट्रॉन 4n+2 रूल को सेटिस्फाइड करने चाहिए। करेक्ट ऑप्शन इज बी। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टूवर्ड्स SN2। तो SN2 के लिए आप याद रखोगे 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। अगर ऐसा होता है तो इधर की तरफ SN1 रिएक्शन इंक्रीज करती है। मतलब 1 डिग्री वाले, क्योंकि 3 डिग्री वाले स्टेबल कार्बोकेटायन बनाते हैं, तो जो जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, क्योंकि SN1 में कार्बोकेटायन बनते हैं, तो 3 डिग्री वाले सबसे ज़्यादा, ये उससे कम, और 1 डिग्री वाले सबसे कम। SN2 रिएक्शन की बात करोगे तो SN2 रिएक्शन सबसे फास्ट कौन देंगे, 1 डिग्री वाले, 2 डिग्री वाले उससे कम, और 3 डिग्री वाले सबसे कम। तो SN2 का ऑर्डर ये होता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा ये हो जाएगा 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री उससे कम, सबसे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिडिक प्रोटॉन इन द प्रेजेंस ऑफ। एथीन में, इथेन में या इथाइन में। तो सबसे पहले मैं आपको इनके स्ट्रक्चर बता देता हूँ। इथेन में, एथीन में या आपके पास इथाइन में, इन तीनों में से किसके पास एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4, sp1 p2 p3, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इस पर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, सिर्फ 3 ही पार्टिसिपेट करते हैं, पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। 3 उंगलियां खड़ी कर दो, sp1 p2, sp2, इसमें भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये 2 ही सिग्मा बॉन्ड बनाता है, 2 तो पाई के हैं, इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन, इसमें sp। तो s कैरेक्टर इसमें होता है 50%, 50% s, 50% p। लेकिन sp2 में 33% s कैरेक्टर होता है, 33.3, और इसमें 25% s, 25 75% p कैरेक्टर होता है। तो सबसे ज़्यादा s कैरेक्टर जो है वो इथाइन में, और s कैरेक्टर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिटी के। तो जिसमें जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा वो उतना ज़्यादा एसिडिक। तो इन तीनों ही केसेस में, तीनों ही एग्जाम्पल में जो आपका आंसर है एथाइन, एथाइन वाले में सबसे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर होता है ड्यू टू एस कैरेक्टर। तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। मैं साइड हो जाता हूँ आप लोगों के लिए स्क्रीनशॉट लेने के लिए, तब आप ले लिया करो, या साथ साथ लिख भी सकते हो पॉज करके।
जैसा आपको ठीक लगे वैसे कर लो, कोई दिक्कत आती है तो आप लोग बोल सकते हो। उसने कहा कार्बिल एमीन रिएक्शन या कार्बिल एमीन टेस्ट इन्वॉल्व्स हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ, किस किस के मिक्सचर को हीट करते हैं। 4 ऑप्शंस दिए थे, मैंने लिखे नहीं है, डायरेक्ट हम याद रख लेंगे इस रिएक्शन को। 1 डिग्री एमीन की पहचान करने के लिए ये टेस्ट यूज़ किया जाता है। इसमें एमीन यूज़ करते हैं, CH-Cl3 क्लोरोफॉर्म यूज़ करते हैं, और 3 KOH का या NaOH यूज़ करते हैं, बेस यूज़ करते हैं। NaOH या KOH भी दिया होगा ऑप्शन में, तो दोनों ही ऑप्शन सही है। तो आप याद रखोगे ये RT रिएक्शन में भी किया जाता था, रीमर टीमन रिएक्शन में, और यही रिएजेंट यूज़ करते थे, RT फोन टू क्लोरो UR सैलिसाइल्डिहाइड। वहाँ पे सैलिसाइल्डिहाइड बनता था, रीमर टीमन रिएक्शन में फिनॉल की रिएक्शन कराई जाती थी। सेम वही रिएजेंट यूज़ करते हैं एमीन वाली कार्बिल एमीन रिएक्शन में। तो 1 डिग्री एमीन है ये, जब आप इसकी रिएक्शन इनसे करवाते हो तो आपके पास आइसोसाइनाइड बनते हैं, ये याद रखना, RN और यहाँ से कार्बन इसको मिल जाता है, डायरेक्ट याद रखना, आइसोसाइनाइड बनते हैं। जब आइसोसाइनाइड बनते हैं तो 3K और 3Cl, 3KCl बाहर हो जाता है, बचा क्या, 3 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, और यहाँ पे से आपकी कितनी ऑक्सीजन बच गई, 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन। तो 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन जो है वो आपका 3H2O की फॉर्मेट में बन जाएगा। तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन होता है एल्किल आइसोसाइनाइड, उसका क्वेश्चन ये नहीं था कि क्या बनते हैं, अगर होता तो एल्किल आइसोसाइनाइड विल बी द करेक्ट आंसर होता, बट उसका क्वेश्चन ये था कि कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। तो 1 डिग्री एमीन करता है, क्लोरोफॉर्म करता है, और NaOH या KOH कोई भी बेस पार्टिसिपेट करता है। तो इस बात को आप ध्यान रखोगे, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। एक एक करके मैं सभी टाइप के क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ताकि आपके पास सिर्फ यही क्वेश्चन ना लगे, इससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे लग सकें। तो इस बात को ध्यान रखते रहेंगे। 2,2-डाइक्लोरोप्रोपेन रिएक्ट विद एक्वस KOH। प्रोपेन बोला है, 3 कार्बन बना दूँ, 2 पोजिशन पे डाई क्लोरो बोला है, बना दूँ, 2,2-डाइक्लोरोप्रोपेन बना दिया, और बाकी कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, वैलेंसी आपने सेटिस्फाइड करा दी सभी की। 2,2-डाइक्लोरोप्रोपेन की रिएक्शन आप एक्वस KOH से करा रहे हो। तो जब कभी भी एक्वस KOH से कराते हो एल्काइल हैलाइड वालों की, तो यहाँ से आपका KCl, तो यहाँ पे आप इसके कितने मॉलिक्यूल ले लोगे, 2, KCl और KCl, 2KCl बाहर, और आपके पास CH3 COH, और Cl की जगह OH आ जाते हैं, बस इस बात का ध्यान रखोगे। एक ही कार्बन पर कभी भी 2 H ग्रुप नहीं रह सकते, तो यहाँ से OH और यहाँ से आपका H, गर्म करेंगे तो H2O बाहर हो जाएगा, और CH3 CH3, और यहाँ पे एक बॉन्ड तो है ही, ये बॉन्ड टूटा और यहाँ से H गया, इन दोनों की एक एक वैलेंसी खुल जाएगी, डबल बॉन्ड से कंप्लीट कर लेंगे, और ये बना देगा आपका एसीटोन। ऑप्शन में एसीटोन था, एसीटोन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो ये आपकी रिएक्शन है। यहाँ पे से जब कभी भी एक्वस से कराते हैं तो हेलोजन की जगह OH ग्रुप आ जाता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप का इंट्रोडक्शन हो जाता है, इंट्रोड्यूस हो जाता है। इस बात को याद रखेंगे। फिर से वही पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के लिए, बाकी एसीटोन इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, स्पेस बनाते हुए चल लें ताकि बाकियों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। एल्काइल हैलाइड अंडरगोज कौन सी रिएक्शन देता है? ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक वाली एडिशन या सब्स्टिट्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। जनरली एल्काइल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन आप एक्वस KOH से करा रहे हो। उसने एक्वस KOH यहाँ पे शायद मिस हो गया, वैसे उसने बोला होगा एक्वस KOH से कराते हैं या कुछ ही से करवाते हैं। तो जनरली तो ये टूटता है प्लस माइनस, ये टूटता है प्लस माइनस। किसी का ज़िंदगी से जाना और किसी का ज़िंदगी में आना, इस कॉल्ड कहलाता है सब्स्टिट्यूशन। किसी का जाना और किसी का ज़िंदगी में आना, सब्स्टिट्यूशन। और जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है तो हेलोजन यहाँ से जा रहा है और OH ग्रुप उसकी ज़िंदगी में आ रहा है, और वो जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है वो हो रहा है निगेटिव न्यूक्लियोफाइल की वजह से। इसे निगेटिव वालों को कहते हैं न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल जा रहा है तो न्यूक्लियोफाइल आना जाना हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ से आपका क्या होगा, KX बाहर, तो एल्कोहल बन जाएगा। ये नहीं पूछा उसने क्या बनता है क्या नहीं बनता, पर आप याद रखोगे जो एल्काइल और हैलाइड होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन देते हैं, आना जाना, मतलब आना और जाना। और ये जो हो रहा है सब्स्टिट्यूशन, निगेटिव वालों को न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, क्योंकि निगेटिव वाले न्यूक्लियस को चाहते हैं तो वो न्यूक्लियस से मोहब्बत करते हैं, वो न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं आपके। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। नेक्स्ट 35 नंबर का क्वेश्चन है, एरिल हैलाइड आर लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एल्काइल हैलाइड तो रिएक्ट कर जाते हैं, लेकिन एरिल हैलाइड ये होते हैं तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते?
क्योंकि अगर ये हटता और OH इसकी जगह आता, एक्चुअली में होता क्या है कि लोन पेयर यहाँ आता है, ये बॉन्ड इधर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। तो जब हम रेजोनेटिंग हाइब्रिड की बात करें तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से फॉर्म करते हैं, पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव, ऐसे डिलोकलाइज करता रहता है। तो इनके बीच जो बॉन्ड आता है वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, तो इनको ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये रिएक्टिव कम होते हैं और एल्काइल हैलाइड वाले आसानी से ब्रेक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस का कोई चक्कर नहीं होता। तो रेजोनेंस के कारण, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन के कारण ये क्या नहीं करते, एरिल हैलाइड वाले जल्दी रिएक्ट नहीं करते एल्काइल हैलाइड की तरह। तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। इसके लिए 2 क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, होप मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को। मैं तो रात रात में वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दिया करो। वैसे मुझे उन सब का कोई मतलब नहीं है, फिर भी यहाँ देखो, हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजल क्लोराइड गिव्स। पहले तो ये चीज़ ही गलत लिखी है, देखो पहले 3 टर्म समझो। आपके पास ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पर अगर आपके पास एक कार्बन है और कार्बन 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है तो इसको कहते हैं बेंजाइल। और बेंजीन रिंग से जुड़ा कार्बन अगर आपके पास एक हाइड्रोजन से जुड़ा हो, बाकी वैलेंसी किसी से भी पूरी कर ले, और बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ कार्बन एक भी हाइड्रोजन से ना जुड़ा हो, तो इसको बेंजो ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंजाइल, बेंजल और बेंजो, ये नाम इनके कहते हैं। बट आपके पास उसने बोला बेंजल क्लोराइड, वैसे उसे डाई क्लोराइड कहना चाहिए था, बट उसने नहीं बोला, उसकी गलती है या मर्जी है, वो जैसा चाहे। उसने जैसा सवाल पूछा है, बेंजल बोला है तो इसका मतलब ये होगा, और क्लोरीन बोला है तो 2 क्लोरीन होगी वैसे तो, क्योंकि अगर एक भी हाइड्रोजन लगा दूंगा तो वो बेंजाइल बन जाएगा। तो उसका क्वेश्चन बेंजल क्लोराइड था, उसका कहने का मतलब बेंजल डाई क्लोराइड था। उसने कहा इसकी रिएक्शन आपको किससे करानी है, हाइड्रोलिसिस करवाना है आपको इसका, तो हाइड्रोलिसिस करवा दो। जब आप इसका हाइड्रोलिसिस कराते हो तो क्या फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजल क्लोराइड गिव्स, बेंजल डाइक्लोराइड का रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से एक HCl और यहाँ से भी आपका एक HCl, 2 HCl बाहर हो जाएगा, और बेंजीन रिंग पर आपके पास क्या है, एक CH ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पर एक OH और यहाँ पर एक OH। फिर वही मैंने आपको याद दिलाया था कि एक ही कार्बन पर 2 OH ग्रुप नहीं रह सकते, यहाँ से आपका H2O बाहर हो जाएगा, एक वैलेंसी यहाँ खुलेगी, OH जाने से इसकी एक वैलेंसी खुलेगी, डबल बॉन्ड से कंप्लीट कर लेंगे, तो ये आपका CH डबल बॉन्ड हो यानी कि CHO, और ये आपका बेंजल डिहाइड बन जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज बेंजल डिहाइड विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट DDT इज प्रिपेयर्ड। ये DDT है एक्चुअली, ये जो लिखा है ये है DDT। तो DDT इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। तो उसकी रिएक्शन किससे कराई जाती है ये बनाने के लिए, DDT बनाने के लिए, कि क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किससे कराऊं इन ऑप्शंस में से इसकी प्रेजेंस में। तो पहले मैं इसको बनाने की रिएक्शन नहीं लिख लेता हूँ पूरी की पूरी। ये आपका क्लोरोबेंजीन, तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन के, क्लोरोबेंजीन, बेंजीन पे क्लोरीन लगा है, क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन दिखा दी, वैसे तो सभी जगह है, मैंने यहाँ पे दिखा दी। तो CCl3 CHO और कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल की रिएक्शन क्लोरल से कराई जाती है। तो यहाँ से आपका H2O बाहर हो जाता है, और जब यहाँ पे से आपका H2O बाहर हो जाएगा तो CCl3 और CHO, यहाँ पे इसकी 2 वैलेंसी खुल गई, इसकी भी एक वैलेंसी, इसकी भी एक वैलेंसी, तो ये ऐसे करके कंप्लीट कर देते हैं। तो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो ईथेन DDT का फॉर्मेशन होता है। डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो एथ, सिंगल बॉन्ड से जुड़े ईथेन, तो ये DDT का फॉर्मेशन होता है। तो उसने कहा था क्लोरोबेंजीन की इसकी प्रेजेंस में किससे रिएक्शन कराई जाए, तो किससे कराई जाए, क्लोरल से। क्लोरल विल बी द करेक्ट आंसर। 32 नंबर का क्वेश्चन है, ये जो मैंने लाइन करके बना रखा है ये ऑप्शन 32 वाले के लिए है। तो 32 वाले में क्या कहा, टॉल्विन रिएक्ट विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। तो ये होता है बेंजीन रिंग पर अगर एक CH3 ग्रुप जुड़ा होता है, इसको कहते हैं टॉल्विन। टॉल्विन की रिएक्शन आपने ब्रोमीन से कराई कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में,
तो जब कभी भी इसकी रिएक्शन कराते हैं, ब्रोमिनेशन करवाते हैं, तो आपका क्या प्रोडक्ट बनता है वो आपका बोल रहा है। क्योंकि टॉल्यूइन में प्रेजेंट ये जो मिथाइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है, ये एक ऑर्थो पैरा ऑर्थो डायरेक्टिंग होता है, तो या तो ये ऑर्थो पे जोड़ेगा या फिर आपका पैरा पे जोड़ेगा। और क्या बनता है वो आपको बताना है, बेंजाइल ब्रोमाइड बनता है, या अगर आप ये रिएक्शन AlCl3 की प्रेजेंस में करवाते हैं तो ऑर्थो पैरा पोजिशन पे रिएक्शन होनी थी। लेकिन जब आप कंसनट्रेटेड H2SO4 पे करवाते हो तो ये जो एसिड वाला पार्ट होता है, मतलब HSO4 नेगेटिव, वो यहाँ से हाइड्रोजन ले जाता है और ये जो आपका प्रोडक्ट बनाएगा, देखो मैं आपको याद दिला दूँ, आप कंफ्यूज मत होना। AlCl3 की प्रेजेंस में कराई जाती है हैलोजन कैरियर की प्रेजेंस में, तो या तो ऑर्थो पे जुड़ जाता है ऑर्थो ब्रोमोटोल्विन, या पैरा ब्रोमोटोल्विन बन जाता है। ऐसा कोई भी ऑप्शन वहाँ गिवन नहीं है, चारों ऑप्शंस में से यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है। और वैसे भी जब आप कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में कराते हो तब क्या होता है उस बात को ध्यान रखना। तो कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हो तो यहाँ से H और यहाँ से आपका Br क्या बाहर हो जाएगा, HBr, और HBr जब बाहर हो जाएगा तो CH2 इसकी एक पोजीशन खुल जाएगी और एक Br यहाँ जुड़ जाएगा, तो CH2Br। बेंजीनिंग पे एक कार्बन से जो 2 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं तो इसको कहते हैं बेंजाइल, और ब्रोमीन जुड़ा है तो बेंजाइल ब्रोमाइड। तो बेंजाइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होगा कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। तो होप आपको दिख गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेक बेंजीन रिएक्ट विथ कंसनट्रेटेड HNO3 टू गिव नाइट्रो प्रोडक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड, उसने 4 ऑप्शंस दिए हुए थे, कैटलिस्ट के नाम दे रखे थे। तो जब कभी भी आप बेंजीन की रिएक्शन, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 31 नंबर का क्वेश्चन है, तो बेंजीन का नाइट्रेशन करवाना है आपको। तो वो कह रहा है बेंजीन का नाइट्रेशन कराते हो, यानी कि HNO3 से आप रिएक्शन करा रहे हो, तो किसकी प्रेजेंस में करवाते हो, जो कि नाइट्रो प्रोडक्ट दे दे। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यहाँ से आपका H+ और OH नेगेटिव, H2O बाहर हो जाता है और आपका नाइट्रो बेंजीन बन जाएगा। NO2 ग्रुप H+ जा रहा है और NO2 ग्रुप आ रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, H+ निकल गया, NO2 पॉजिटिव वाला वहाँ अटैक करने के लिए आ गया, तो नाइट्रोबेंजीन बन गया। तो किसकी प्रेजेंस में होता है ये उसका सवाल था। मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, लेकिन ये आंसर है कंसनट्रेटेड H2SO4। तो 4 ऑप्शंस में से जो एक ऑप्शन था कंसनट्रेटेड H2SO4, तो कभी भी नाइट्रेशन कराया जाता है तो जनरली कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में ही करवाया जाता है। तो होप आपको ये मैंने 15 क्वेश्चन के एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दिया है, तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। बाकी हमारी तरफ से फ़िलहाल जी लो अपनी ज़िंदगी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। तब तक हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। कोई भी डाउट होता है तो आप लोग बेझिझक होकर के पूछ सकते हो, कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, बोल सकते हो। हैव अ गुड डे।